नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज हम बात करेंगे हैदराबाद की मुक्ति और भारत के उसके विलय के बारे में। आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो 565 रजवाड़े थे उनको भारत में मिलाना एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण वो संभव हो पाया। लेकिन आज हम बात करेंगे हैदराबाद के बारे में, क्योंकि जिसको लेकर के सबसे अधिक समस्या हुई थी वो हैदराबाद था। और 12 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर 1948 की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है हैदराबाद के इतिहास में। 12 सितंबर 1948 जब भारत की सेना हैदराबाद गई ऑपरेशन पोलो के तहत, 17 सितंबर जब हैदराबाद मुक्त होकर के भारत का हिस्सा बन गया, और 23 सितंबर जबकि निजाम ने खुद ही संयुक्त राष्ट्र से अपना केस मामला वापस ले लिया, क्योंकि ये मामला जो है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को ही भेजा था कि भारत का हिस्सा वो नहीं बनेगा। तो इस पूरे इतिहास पे हम आज एक नजर डालेंगे संक्षेप में कि ये क्या है, क्यों इतनी बड़ी समस्या थी हैदराबाद को मिलाना। क्योंकि 15 अगस्त को आजाद होने के 1 साल के बाद भी हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बन पाया था, क्योंकि निजाम का ये मानना था, जो उस समय निजाम थे सर ओस्मान अली, और वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। उनका मानना था कि हैदराबाद तो लगभग स्वतंत्र रहा ही है शुरू से, और कोई कारण नहीं है कि वो भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि उनका मानना था कि बेल्जियम के जो सकल घरेलू उत्पाद के बराबर उसका अपना जीडीपी है, और ये संयुक्त राष्ट्र के 20 सदस्य देशों से ज्यादा है उसका जीडीपी। और अगर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति की चर्चा करें तो 10 करोड़ पाउंड जो है उसके बराबर सोना चांदी उनके पास था। मैं कह रहा हूं पाउंड, 10 करोड़ पाउंड, और 40 करोड़ पाउंड का गहना था। और जो गोलकोंडा खदान से उनकी आमदनी होती थी, अधिकतर पैसे वहीं से आते थे, और वहां से हीरा निकलता था। कोहिनूर जो चर्चित है वो भी गोलकोंडा खदान से निकला था, जिसका वजन जो है 21 किलो से भी ज्यादा था और 105.6 कैरेट का था। और मुगल डायमंड जो सबसे बड़ा जो है हीरा है वो भी वहीं से 1650 में निकला था, जो 787 कैरेट का है। तो उसकी संपदा ऐसी थी, उसके बारे में हम जितनी चर्चा करेंगे कम है। 28 ट्रक में राजमहल के नीचे सामान रखा हुआ था। तो वो सारी बातें जो हैं अभी बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था, और इस्लामिक दुनिया की जो दुर्लभ कलाकृतियां थी वो भी निजाम के पास थी। और अलग अलग स्रोतों से उनकी अलग अलग जो है बेगमों के बारे में और रखेलों के बारे में संख्या मिलती है। उसके अनुसार 3 से 8 उनकी बेगम थी और 42 से 49 जो है रखेल थी। ये संख्या इसलिए अलग होती है क्योंकि कहीं कहा गया है 3 बेगम, किसी सूत्र में 8 बेगम, कहीं 6 है। और उसी तरह से रखेल के बारे में कहीं 42, कहीं 45, कहीं 49, तो यानी 42-49 के बीच रखेल और 303 से 8 के बीच बेगम उनके पास थी। फिर उनका कहना था कि इटली के बराबर तो हमारा क्षेत्रफल है, 82,700 वर्ग मील के बराबर हमारा क्षेत्रफल है, तो हम क्यों आखिर किसी देश के साथ मिलें। और उनका क्या इकबाल था, क्या रसूख था, ये इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि 1921 में निजाम ने अपने 2 बेटों को नाइस भेजा था, जो फ्रांस का एक शहर है। और नाइस भेजने का कारण ये था कि जब तुर्की में खिलाफत की व्यवस्था को, ऑटोमन कैलिफेट को खत्म कर दिया गया, तो वहां से खलीफा को निर्वासित कर दिया गया। और वो जो अब्दुल मजीद द्वितीय थे वो जाकर के फ्रांस के शहर नाइस में रहने लगे। तो वहां नाइस भेजा था निजाम ने अपने 2 बेटों को, और अब्दुल मजीद ने अपनी बेटी और भतीजी से उनके दोनों बेटे की शादी करवा दी। यानी धन और आध्यात्मिक सत्ता जो है उस दोनों का मिलन वो मान रहे थे। और हैदराबाद जो है पूरी तरह से जो है उसका अपना तंत्र था, उसके पास रेलवे की सुविधा थी, डाक की सेवा थी, डाक व्यवस्था, हवाई सेवा, जहाज रानी, और उसकी अपनी सेना थी जिसमें 22,000 जो है सैनिक थे। उसकी एक अपनी प्राइवेट मिलिशिया थी जो रजाकार के नाम से लोग जानते हैं, और उसके जो हेड थे वो कासिम रजवी। और कासिम रजवी का हैदराबाद में जो बहुत समस्या हुई भारत में मिलने में, उसमें कासिम रजवी का बहुत बड़ा हाथ है, जो लखनऊ से वहां गया था और वही उस मिलिशिया का हेड था। और उसने बहुत मारकाट मचाने का काम किया, और उसके खिलाफ जो है पहले कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसको स्वामी रामानंद तीर्थ ने भी तेलंगाना के लोगों के साथ मिलकर के हिंदू महासभा बनाने का काम किया। तो ये मजलिस के नेता थे कासिम रजवी। तो ये कासिम
रज़वी के नेतृत्व में जो है सो रजाकारों ने बहुत जो है हत्याएं की, बलात्कार की घटनाएं हुई, लूटमार, यानी पूरा जो है सो वहाँ अत्याचार और अनाचार का एक जो है दौर चला। और खास करके जो हिंदू आबादी थी उसको बहुत सताया गया। फिर भारत को चिढ़ाने के लिए या पाकिस्तान की मदद के लिए निज़ाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। और वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई न्याय की व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी, उनका कोई ट्रायल नहीं हो रहा था, ऐसे ही जेल में रखा जा रहा था। और जो कासिम रज़वी था, इसकी बहुत सारी भड़काऊ गतिविधियां थी। सरदार पटेल चाहते थे कि तुरंत कार्रवाई की जाए हैदराबाद के खिलाफ, लेकिन गवर्नर जनरल माउंटबेटन की नीति थी संयम की, रेस्ट्रेंट, पॉलिसी ऑफ रेस्ट्रेंट, और वो कहते थे कि नहीं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू भी माउंटबेटन के से सहमत थे। सरदार पटेल हैदराबाद के प्रधानमंत्री मीर लायक अली पर भी भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि लायक अली जो था वो पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र में सितंबर 1947 तक प्रतिनिधि रहा था और बाद में वो निजाम का प्रधानमंत्री बन गया था। और इस बीच जिन्ना ने एक वक्तव्य दे दिया कि आई सीन हैदराबाद एन एक्टिव एलाई, हैदराबाद को एक हम जो सक्रिय सहयोगी के रूप में देखते हैं। लेकिन फिर भी माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को समझा दिया था कि तुरंत सेना भेजना जो है सो उचित नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। वैसे वो पहले जूनागढ़ में जब सेना भेजी जा रही थी तो उसका भी उन्होंने विरोध किया था। और जो संवैधानिक सलाहकार थे निजाम के, वाल्टर मॉन्कटन, उनसे जो है वो लगातार संपर्क में थे। माउंटबेटन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। और जो है ये मॉन्कटन जो है वो, उन्होंने कहा माउंटबेटन को कि हम दोनों के विचार लगभग एक जैसे हैं, बातचीत चलनी चाहिए। और जब दरअसल बातचीत को लंबा करने के पीछे एक साजिश या षड्यंत्र ये था कि जब बातचीत होगी तो इससे निजाम को समय मिल जाएगा कि वो सैन्य तैयारी कर सके, हथियार इकट्ठा कर सके। एक ये षड्यंत्र था जिसको कि वो समझ रहे थे। और माउंटबेटन भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, हालांकि हैदराबाद को इसी तरह की नैतिकता की सीख वो नहीं दे रहे थे। इसको लेकर के पटेल बहुत ही उद्विग्न और चिंतित थे कि ये कार्रवाई में देर होने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी। और खास करके वाल्टर मॉन्कटन की भूमिका जो है बड़ी ही रहस्यमय, इंट्रिगिंग उसके बारे में लिखा गया है कि वो थी संदिग्ध भूमिका थी। वो भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना के संपर्क में थे और वो चाहते थे कि जो मुस्लिम रजवाड़े हैं उनका जो है सो कॉमनवेल्थ में अलग से सदस्यता उनको मिले। और अगर हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है तो उसको, अगर ब्रिटेन के महाराज मान्यता दे देते हैं तो तुरंत ही पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब से भी उसको जो है सो मान्यता मिल जाएगी। और स्वाधीनता के पहले भी एक पूरी साजिश चल रही थी कि अभी जो छत्तीसगढ़ में बस्तर है वो स्थानांतरित कर दिया जाए हैदराबाद को। उसमें 15,000 वर्ग मील में जो उसका खनन है उसमें उसको अधिकार दे दिया जाए। इसकी रेल लाइन को वहां तक बढ़ाने का जो है सो आदेश दे दिया जाए, अनुमति दे दी जाए कि उसको विस्तारित कर सकता है। तो ये सारा एक षड्यंत्र उस समय भी चल रहा था। इसी बीच सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि जो हैदराबाद सरकार है उसने बिर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी को हथियारों की खरीद के लिए आदेश दिया है। और 4 करोड़ का जो एम्यूनिशन जो है, एक मिस्टर को एक क्राल है जो अपने को चेकोस्लोवाकिया सरकार का प्रतिनिधि कहता था, उसको आदेश दिया गया है। 12 जून 1948 को हैदराबाद की तरफ से घोषणा की गई कि उसे स्वाधीनता का पूरी तरह से हक है और वो भारत का जो है हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है उसका तीसरा डोमिनियन बनेगा। और निजाम को यह भी सलाह दी गई कि वो स्वाधीनता की घोषणा कर दें और राज्य की सेवा में जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, उनको सेना में शामिल किया जाए और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए भी आवेदन उसे कर देना चाहिए। ब्रिटेन के सम्राट ने पहले ही कह रखा था हैदराबाद के बारे में कि फेथफुल एलाई टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो एक जो है भरोसेमंद जो है सहयोगी है ब्रिटिश सरकार का। लेकिन जब इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आया तो उसमें केवल 2 डोमिनियन की चर्चा थी, भारत और पाकिस्तान, और राज्यों को डोमिनियन बनने का कोई हक नहीं दिया गया था। इससे बहुत बड़ा झटका लगा निजाम को। लेकिन उनकी वही योजना थी कि वार्तालाप को लंबा खींचते चले जाओ, इस बीच सैनिक तैयारी करो, जैसा कि मैंने पहले कहा, हथियारों की खरीद हो सके, हिंदुओं को खत्म कर दो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी जो मुसलमानों की एकता है उसको बढ़ाओ और देश के विभिन्न हिस्सों से मुसलमानों को भी ले आओ। तो 24 अगस्त को सरदार पटेल ने बहुत मजबूती के साथ माउंटबेटन को कहा कि हैदराबाद जो है सो उसका विलय बहुत अनिवार्य है। वो उन्होंने 1947 में ही कह दिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है
वो निज़ाम के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते थे और उनका तर्क ये था कि ऐसा करने से मुस्लिम भावना आहत होगी। सरदार पटेल इसको नहीं मानते थे, वो कहते थे कि ये जो है सो तुष्टीकरण है। लेकिन फिर भी अब वो चूंकि माउंटबेटन भी खिलाफ थे, जवाहरलाल नेहरू भी खिलाफ थे, तो कुछ दिन के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। चूंकि जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि माउंटबेटन पे सारी बातचीत की जिम्मेदारी छोड़ दी जाए, तो थोड़े समय के लिए पटेल इसके लिए तैयार हो गए। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन दोनों एक साथ थे और पटेल बिल्कुल अकेले थे, तो इससे उनके लिए मुश्किल हो रही थी। लेकिन बाद में पटेल ने फिर से जो है अपना रुख साफ किया। लेकिन समस्या ये आ गई कि मार्च 1948 में पटेल को हृदय का दौरा पड़ा और वो सख्त रूप से बीमार होकर के 4 महीने के लिए देहरादून में पड़े रहे, स्वास्थ्य लाभ करते रहे। वो समझ रहे थे कि जो निजाम चाहता है वो उसका षड्यंत्र है। इस बीच पटेल से देहरादून मिलने मीर लायक अली जो वहां के प्रधानमंत्री थे आए, लेकिन पटेल ने उनसे साफ कहा कि कासिम रजवी ने बयान दिया है कि अगर भारतीय डोमिनियन हैदराबाद आता है तो उसे 1.5 करोड़ हिंदुओं की अस्थि और राख मिलेगी। ये बहुत साफ साफ उन्होंने कहा है, इसलिए इस तरह की बातचीत की जाए। 26 मार्च को लायक अली ने कहा कि निजाम जो है वो शहीद बनने को तैयार हैं और जो लाखों मुसलमान हैं वो भी शहीद बनने को तैयार हैं। और फिर 31 मार्च को कासिम रजवी ने कहा कि जो 4.5 करोड़ भारत के मुसलमान हैं वो जो है 5th कॉलमनिस्ट यानी देशद्रोही बन जाएंगे। और ये भी कह दिया कि 12 अप्रैल को लाल किले पर असफ जही झंडा फहराया जाएगा, यहां तक उन्होंने कह दिया। माउंटबेटन का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में जो है मतैक्य नहीं था, क्योंकि अभी भी जवाहरलाल ये समझ रहे थे कि अभी कार्रवाई करने का समय नहीं था। ये पुलिस एक्शन होना चाहिए, इस पे तो दोनों सहमत थे, लेकिन उसका समय क्या हो। जवाहरलाल अभी भी चाहते थे कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन पटेल बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे। और उनका यह भी मानना था कि कश्मीर में इसके पहले जवाहरलाल का रुख बिल्कुल अलग था। उन्होंने तुरंत महाराज पे कार्रवाई की थी, हरि सिंह पे, लेकिन हैदराबाद के मामले में उनका रुख जो है सो बिल्कुल उल्टा था, जो समझ के परे था। लेकिन इस कारण से और भी विलंब हो रहा है, तो जवाहरलाल ने अपना रुख सार्वजनिक भी कर दिया था। लेकिन 15 जुलाई को पटियाला और ईस्ट पंजाब यूनियन के उद्घाटन के अवसर पर सरदार पटेल ने कहा कि हैदराबाद अगर भारत में नहीं मिलता है तो उसके साथ वही किया जाएगा जूनागढ़ के साथ किया गया है, और उसके साथ बातचीत वैसे ही होगी जैसे अन्य सभी रजवाड़ों के साथ बातचीत हुई है, कोई अलग ढंग से उसके साथ बातचीत नहीं होगी। 2 अगस्त को लायक अली जो है उन्होंने विधानसभा में साफ घोषणा कर दी कि हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जा रहे हैं और जो है 1 लाख लोग यहाँ सेना में शामिल होने के तैयार हैं। साथ ही सऊदी अरब के 100 बॉम्बर भारत आएंगे और बिल्कुल जो है हिंद महासागर को जो है सो लाल कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकी जो है उन्होंने खुल्लम खुल्ला दी। कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जो कि एजेंट जनरल बनाए गए थे, उन्होंने कहा कि रजाकारों का अत्याचार चल रहा था, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे, हत्या हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, लूटे जा रहे थे। और इस बीच जो है गिरिजा शंकर वाजपेयी जो कि विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भारत के ब्रिटेन उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को सूचना दी कि कराची हवाई अड्डे से हैदराबाद हवाई जहाज जो है आ रहा है, हथियारों के साथ गन रनिंग हो रहा है। और जो भारत मेयर चीफ मार्शल थॉमस एम हर्स्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर ये बमों से लदा हुआ जहाज आता है तो हम फिर इंटरसेप्ट करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरदार पटेल ने जनरल चौधरी JN चौधरी को देहरादून बुलाया, क्योंकि तय किया गया था कि ऑपरेशन पोलो शुरू होगा और उसका नेतृत्व जनरल चौधरी करेंगे। लेकिन उस समय जो भारत के कमांडर इन चीफ थे जनरल बुचर, उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि ऐसा करना सही नहीं हुआ, क्योंकि तब मुंबई और अहमदाबाद पर हमले हो सकते हैं और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो उसके जवाब में सरदार पटेल ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है लंदन की क्या स्थिति थी और हम इसके लिए तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 12 सितंबर को सेना भेज दी गई और ये युद्ध मात्र 108 घंटे चला। 17 सितंबर को हैदराबाद को मुक्त करा दिया गया और जो धमकी दे रहे थे तमाम लोग जो है निजाम से लेकर के कासिम रिजवी सब बिल्कुल थर्रा गए थे। कासिम रजवी जो है वो तो सेना के बैरक में बैठा हुआ था और उसी तरह से हतोत्साहित लस्त पस्त जो है सो निजाम भी वहां पर थे। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब भारत में विलय हो जाता है तो हर तरफ से हिंदू मुसलमान राष्ट्र जितने थे
यहाँ के नेता और बाहर के भी जो मुस्लिम राष्ट्र थे उन्होंने सरदार पटेल को बधाई दी। असम के राज्यपाल अकबर हैदरी, जिनके पिता खुद ही निजाम के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उन्होंने कहा कि एक बुरे स्वप्न की तरह हम इसको देख रहे थे और वो जो है सो अध्याय समाप्त हो गया है। और तो और जो सुहरावर्ती बंगाल के मुख्यमंत्री थे और जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के लिए जिम्मेदार माने जाते थे, उन्होंने भी सरदार पटेल को जो है सो पत्र लिखा और बधाई दी कि एक बहुत अच्छा काम आपने किया है। फरवरी 1949 में सरदार पटेल हैदराबाद गए और वो पहले नेता थे जिनको कि निजाम ने खुद आकर के उनकी अगवानी की हवाई अड्डे पर। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू गए थे लेकिन उनकी अगवानी के लिए भी नहीं आए। और उसी गर्मजोशी के साथ पटेल ने भी है निजाम का स्वागत किया, उनको सम्मान दिया और फिर फतेह मैदान में जो है सो उन्होंने पूरा भाषण दिया कि किस तरह की सरकार भारत की है, एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष सरकार है। और उसके बाद दोबारा पटेल गए थे 1950 के अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या अपनी मौत से 2 महीने पहले, और फिर फतेह मैदान में उनका भाषण हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत में हिंदू और मुसलमान समूह को समान अधिकार दिया गया है, कोई भेदभाव जो है पंथ या धर्म के नाम पर नहीं होगा। हम सभी भारतीय हैं लेकिन भारतीय बन करके सबको रहना पड़ेगा। विलियम डैलरिम्पल ने लिखा है कि जब वो गए थे 1997 में उसके इतिहास व्हाइट मुगल लिखने के क्रम में देखने के लिए, तो वहां देखा कि जो वहां 1967 में निजाम मुकर्रम शाह जो पद पर आए थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि जो छठे निजाम थे उनके 1945 उत्तराधिकारी थे, उनके वंशज थे, और 5वें के 476 उत्तराधिकारी थे। और इतने मुकदमे हो गए थे कि उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। 130 मुकदमे हो गए थे, लेकिन खैर उसके बाद सब फल होते होते 3 बचे थे। लेकिन उससे परेशान होकर के मुकर्रम शाह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ पे चले गए थे। तो एक ऐसे विशाल साम्राज्य की कहानी है जहां की ऐश्वर्य जो है सो लगता था अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ निजाम को पानी पिलाने के लिए 28 नौकर होते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं जिनसे उनकी विलासिता की पता चलता है और उनकी कंजूसी की भी एक से एक कहानियां होती थी। लेकिन इस छोटे से वीडियो में हम सारी बातों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।